सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया। आज हमारे साथ एक नए अतिथि हैं जिनका नाम है माननीय दयानंद मेहरा जी, जो यमुनानगर हरियाणा से हैं। सर, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जय दर्शकों भीम को सर जी, नमस्कार। जी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने एक मैसेज भेजा था, और उसके बाद बहुत कम लोग थे जिन्होंने उस मैसेज का रिप्लाई दिया, और जिसमें से एक दयानंद जी थे, और इनसे मेरी बड़ी अच्छी बात हुई। और काशीराम जी के समय, काशीराम जी के साथ इन्होंने जो कार्य किए, कुछ मुझे बताए, तो मुझे लगा कि ये सारे बातें दर्शकों तक भी आनी चाहिए। ऐसे जितने भी लोग रहे जिन्होंने मिशन में काम किया, बाबा साहेब जी के मिशन में काशीराम जी के साथ, उनकी सबकी यादें, उनकी सबकी कहानियां, उनके सबके काम, उनकी सबकी मेहनत, ये उन लोगों की मेहनत है कि आज भारत में जो कार्य डॉक्टर अंबेडकर जी करके गए थे वह कार्य चल रहे हैं। तो सर, अब मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा सा आपका परिचय दें, और बताएं फिर कि आप कैसे बाबा साहेब जी से, काशीराम जी से प्रेरित हुए और उनके साथ जुड़े। सर जी। जी, सर सादर जय भीम सभी जय भीम। सज्जनों को। जी। और सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय सर जी, मैं पशुपालन विभाग में बतौर पशुओं के डॉक्टर के नौकरी की है। और इस समय तो मैं रिटायर हो चुका हूँ सर। लेकिन जब हमने नौकरी स्टार्ट की थी तो 1985 का वर्ष था। उन दिनों किसी सज्जन के माध्यम से कांसीराम जी से मिलना हुआ। और कांसीराम जी ने मिलने के बाद बताया कि हमें समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। जैसा कि हमारे समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत कार्य किए, और उसकी वजह से आप लोगों को नौकरियां मिली है। और उन्होंने कहा कि अगर हम समाज का कार्य नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये नौकरियां मिलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि नौकरियों से आगे हमारा जो कर्तव्य है वो ये बनता है कि जिनको नौकरी मिली है वो लोग अपने समाज को सुधारने के लिए थोड़ा सा कार्य करें, थोड़ा थोड़ा कार्य करें। और अपनी तनख्वाह में से 5% भी समाज के कार्य में लगाएंगे तो भी एक अच्छी बात होगी। और वो लगाने का हमारा फर्ज भी बनता है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे समाज के पास मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा है, और समाज में कार्य करने वाले लोग, नौकरी पेशा वाले लोग बहुत कम है। इसलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, नौकरी वाले जो लोग हैं, उनको ही समाज के लिए कार्य करने का काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अगर ये काम करेंगे तो एक दिन बाबा साहब का जो लक्ष्य है कि देश पे आपका राज होगा, तभी आपका विकास होगा, और तभी आपका जो है अन्याय अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हमारा जो दबा पिछड़ा समाज है उसके साथ अन्याय बहुत ज़्यादा, अन्याय अत्याचार बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और अन्याय अत्याचारों का बहुत सी जगह तो हमें पता भी नहीं लगता, और वो दबे पिछड़े लोग अन्याय अत्याचार सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
तो इस तरीके से उन्होंने जो बात हमें बताई, वो हमें ये लगा कि ये तो बात अच्छी है कि महापुरुषों की वजह से हमें नौकरियां मिली है, तो हमें उसके बदले में नौकरियां मिली है, उसके बदले में समाज के लिए काम करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाकर उनको मोटिवेट करना चाहिए, और उनको जहाँ जरूरत पड़े किसी विद्यार्थी को, तो हमें सहयोग भी करना चाहिए उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर, वो काम हमने बखूबी शुरू किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम पैसा लगाते थे, और वो किसी गरीब मजदूर आदमी के लिए थोड़ा सहारा ही बहुत ज्यादा काम करता था। तो इस प्रकार से हम जो बाम से जुड़े, हम जो उनकी एक कर्मचारी कर्मचारी संगठन था, उसके मेंबर बने, और बामसेफ के माध्यम से हमने जो हमारे पास समय, सर्विस के अलावा जो समय बचता था, उस समय में हम किसी मोहल्ले में जाते थे, किसी बस्ती में जाते थे, और किसी गांव में जाते थे। वहां हम लोगों को समझाते थे कि आप लोग आपस में मिलजुल कर रहो, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ ध्यान दो, आप लोग जो कोई बुराई और कोई जो पाखंड है, उसको छोड़कर अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करो। आपका परिवार सुधरेगा तो आपके बच्चे सुधरेंगे, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, तो आपकी शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, और आप जो ये दिन रात की मजदूरी करते हैं, इस मजदूरी से भी आपके परिवार को छुटकारा मिलेगा या सहारा मिलेगा, दोनों ही बातें हैं। तो इस तरीके से फिर हम अ, एक तो और साथी इधर उधर हम गांव में निकल जाते थे, कई बार उनके कोई विशेष प्रोग्राम होते थे, उनमें भी शिक्षा दिलवाने के माध्यम से कुछ बच्चों को, कुछ बेरोजगार लोगों को उनके प्रोग्राम भी दिखाने के लिए प्रेरित करते थे कि उनकी उनके पास जाओ, उनको जाने से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे अंदर एक अम्बेडकरवाद की अम्बेडकरवाद के विचारों का जो है जन्म हुआ। उससे पहले हमें अम्बेडकरवाद के बारे में थोड़ा जानते थे, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हम कांशीराम जी से जुड़े, तो एक मिशन के माध्यम से हमें बाबा साहब के बारे में और अन्य जो है महापुरुषों के बारे में जानने का मौका मिला। और हमें हमें ये महसूस हुआ कि देखो, इतने इतने बुरे वक्त में हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कितना कार्य किया, जिससे हमारे आम जनमानस का जीवन उन कितना कार्य किया, और हमारे को बहुत सारे अधिकार दिलाए, जिससे हमारे आम जनमानस का जीवन सुधरा। और हम लोग जो है अपने बच्चों की, अपने समाज की शिक्षा के प्रति जो है काम कर रहे हैं आज। अगर हमारे पास ये शिक्षा नहीं होती, हमारे पास ये नौकरी नहीं होती, तो हम जहाँ पैदा हुए थे, वहीं के उसी गांव में, उसी इलाके में अपना जीवन पूरा कर लेते, खेती बाड़ी करके या किसी की मजदूरी करके। तो जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाए हैं, हम उनके कोटि कोटि आभारी हैं, और हमेशा जीवन भर उनके सदा आभारी रहेंगे। और ता अब हमारे अंदर एक अम्बेडकर विचारधारा का जन्म हो चुका था, और उसी के मुताबिक हम
तब से 1985 से लेके अब तक लगातार कार्य कर रहे हैं। और कोई हमारे अंदर आज तक किसी तरह का कोई लालच, कोई किसी की चापलूसी करने का कोई भाव पैदा नहीं हुआ है। हम तब से लेके अब तक निरंतर बाबा साहब के विचारों पे, अन्य समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों पे, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, ईवी रामा स्वामी पेरियर कर और महात्मा बुद्ध इत्यादि के अनुसार, विचारों के अनुसार हम कार्य करते जा रहे हैं। और हम दूसरे जो साथी लोग हैं जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से नौकरियों में जाकर के लाभ उठाया है, नौकरियों में लगे हैं, उनसे भी हम समय समय पर अनुरोध करते रहते हैं कि आप लोग समाज के लिए कार्य करें। अगर आप लोग समाज के लिए कार्य नहीं करते तो आप पशुओं के समान हैं। और सर जी, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और एक जो जीवन है उसको व्यर्थ में कहीं व्यसनों में गुजारने की बजाय हम सामाजिक कार्यों में लगाएं, भाईचारा बढ़ाएं, आपस में सामाजिक अधिकारों की बात करें, अपना या जो आने वाली नौजवानों की जमात है उसके लिए काम करें। औरतों के मान सम्मान के लिए, औरतों की इज्जत के लिए, औरतों के रोजगार के लिए हमें काम करना चाहिए। करते आ रहे हैं हम तो, लेकिन औरों को भी सुझाव देते हैं। आप लोग भी अपनी समाज की औरतों के लिए, अपने समाज के नौजवानों के लिए, अपने समाज के आने वाली जनरेशन के लिए महापुरुषों को, महापुरुषों ने जो अधिकार दिलाए थे उनको बचाने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जीवन नाशवान है और एक जीवन का एक इतिहास भी होता है। जो लोग समाज के लिए काम करेंगे उनको आने वाली जनरेशन इतिहास के तौर पे जानेगी। अदरवाइज हजारों लोग जीवन बिता के चले जाते हैं, उनको आने वाली जनरेशन कुछ भी नहीं जानेगी उनके बारे में। और ये कहेगी कि बहुत सारे लोग अगर हमारे समाज का बहुत अधिकारों का बचाव अच्छी तरीके से हम नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि उन लोगों को, जाने वाले लोगों को निकम्मा भी हमारा समाज के जो नौजवान लोग वो कहा करेंगे। इसलिए ऐतिहासिक तौर पे अगर हम अच्छा काम करेंगे तो समाज के नौजवान हमारा गर्व से नाम लिया करेंगे कि हमारे हमारे बड़ों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो है हमारे से पहले वाली पीढ़ियों ने हमारे लिए अच्छा काम किया, आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए सर जी, मेरा सभी सज्जनों से अपील है कि शिक्षा तो किसी न किसी के माध्यम से किसी को प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम ये ना समझें कि हमें कोई कहने वाला ज्यादा कोई बड़ा आदमी नहीं है। आप अपने बराबर के आदमी से भी कोई अच्छी बात है उससे शिक्षा ले सकते हो, उससे सीख सकते हो। क्योंकि हमारे में से ही उसको, जब हम काम करते हैं हमारे में से ही समाज उसको दर्जा देता है कि कौन आदमी कितना बड़ा है या किस लेवल का है। हमारे उसका पैमाना हमारे पास नहीं होता। ये पैमाना तो हमारी जो जनता है, हमारे जो नौजवान है, हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो पीढ़ियों हैं, उनको देना होता है जी। तो इसलिए आज का जो समय है वो ये सामाजिक अधिकारों का जो है बचाव के लिए ध्यान देने का समय है। और क्योंकि एक समय था कि देश में कोई किसी से
ज्यादा नफरत नहीं करते थे और नौकरियां देने दिलाने में एक अच्छा कार्य समझते थे। लेकिन आज का समय है कि नौकरियां देना तो दूर की बात, शिक्षा भी देना कोई अच्छा नहीं समझता। पता नहीं ऐसा क्या हो गया देश के अंदर कि वो सोचते हैं कि आज़ादी से पहले के समय में कुछ लोगों को वापस अगर भेजा जाए, कुछ लोगों की जिंदगी वैसी ही बना दी जाए, तो वो लोग हमारी गुलामी आसानी से स्वीकार करेंगे। हम जो जुल्म जाति करते हैं उसको आसानी से स्वीकार करेंगे। तो ये हो मेरे विचारों में ये उनकी गलत धारणा है। हमें जो है हर मानव का, हर नागरिक के विकास में ही देश का विकास होता है। उस बातों पर चलना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक विकास करेगा, हर औरत विकास करेगी, हर बच्चा विकास करेगा, तो सर जी देश विकास करेगा। और सर जी देश की जनता विकास करेगी तो हमारे जो देश का दूसरे देशों में भी बहुत नाम होगा। और अगर जनता में बेरोजगारी होगी, अशिक्षा होगी और अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होगा, तो हमारा देश भी दूसरे देशों में बदनाम होगा सर। तो सर इन्हीं मैं ऐसी आपसे, बातों हाँ, से। मैं आपसे आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। आपने जो मुझे बताई थी कि एक जी सर। पत्रिका चलती थी काशीराम जी के समय, तो आपने जी सर। बताया था कि कैसे आप लोगों ने मेहनत करके वो पत्रिका चलाई थी। उसके बारे में थोड़ा जी सर। संक्षिप्त में बता सकते हैं? जी सर। सर जी वो जो अखबार था शायद, काशी, आपने अखबार बताया था। हाँ जी, हाँ जी सर। वो सर कांसीराम जी ने एक पत्रिका बहुजन संगठक के नाम से निकाली निकाली हुई थी। और उसका जो है 52 रुपए का साप्ताहिक, नहीं, 52 रुपए का सालाना होता था खर्चा। तो हम बहुत सारे जो इच्छुक लोग होते थे समाज की बातों को जानने के लिए, उसको हम अपनी जेब से भी कई परिवारों में वो पत्रिका लगाते थे। या फिर हम जो समझदार लोग होते थे उनसे कहते थे कि भाई आप जो है ये सामाजिक है पत्रिका है बहुजन संगठक, इसको लगवाओ। इससे पढ़ने से आपको समाज की, देश में जो बातें हैं, विकास की बातें हैं, अन्याय अत्याचार की बातें हैं, कोई शिक्षा की बातें हैं, कोई और जो दूसरी बातें हैं, वो भी आपको समय समय पर जानकारी होती रहेगी। तो हमारा काम ये होता था कि महीने में हम बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करते थे बहुजन संगठक पत्रिका के लिए। और वो फिर दिल्ली कार्यालय में जा करके जमा करवा कर आते थे। तो उससे ये होता था कि समाज में, हमारे समाज की बातें पत्रिका के माध्यम से जाती थी। और उस कार्य करने की वजह से हमें भी सम्मान की नज़र से लोग देखते थे कि ये लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये पत्रिका का हमारा रोटेशन रहता था। और मैं हरियाणा में पत्रिका लगवाने वालों में मैं विशेष आदमी था। बहुत ज़्यादा मेरे माध्यम से वो लगवाई जाती थी, पैसे जमा करवाए जाते थे। और कई बार तो मैं अपनी जेब से भी उस पत्रिका के पैसे डालता था वहां पे सर। जी। आपने ये था। दो जी, आपने दो बातें कही। जी सर। एक बात तो ये आपने कही कि पहले के समय में आराम से नौकरियां लगती थी, और जो अ, उच्च वर्ग के लोग हैं वे खुद इसमें पक्षपाती नहीं थे, और वे खुद भी नौकरियां लोगों की लगे इसमें उनका जोश था। कहीं ना कहीं, मतलब आप जो बात कर रहे हैं वो अगर मैं मानूं कि 70 के दशक के अंत और 80 के दशक के शुरुआत की, ये वो जी काल सर। था जब कहीं ना कहीं आजादी के संघर्ष की यात्रा यादें जिंदा थी। लेकिन ये वो हाँ जी। काल था जब काशीराम जी के पास एक कार भी नहीं थी। आज आप हाँ जी। कहते हैं कि आज
उल्टा दिशा में जा रहे हैं। ये आजादी से पहले जैसी हालत थी, साइमन कमीशन से पहले जी। जैसी हालत थी, हाँ जी। 19वीं शताब्दी में जैसी हालत थी, तो वे लोग क्या सोचते हैं कि भाई इस वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनको हाँ कैसे जी। उस स्थिति में भेजें। लेकिन आज इन जाति के लोगों की ये है स्थिति कि आज ये एक कार लेते हैं, 3 साल बाद दूसरी कार लेते हैं, 4 साल बाद दूसरी कार लेते हैं। काशीराम जी को जी पहली सर। कार चुनाव प्रचार के लिए किसी ने गिफ्ट में करी थी। काशीराम जी ने साइकिल रैली करी। आज हम्म। संसाधन हो गए हैं, संसाधन होने के हम्म। बाद भी कोई ये नहीं सोचता कि मेरी कार 5 साल पुरानी हो गई है तो मैं किसी मिशनरी को गिफ्ट कर दूं। कोई ये नहीं सोचता कि जी सर। मेरी, बजाय उसके कि मैंने अभी 6 6 लाख रुपए की कार चलाई है तो वो सोचता है मैं 12 लाख की कार खरीदूं। वो ये नहीं सोचता कि मैं और 6 साल उस 6 लाख की कार से चल लूं। 12 लाख जी। जो मैं एक्स्ट्रा खर्चा करूंगा वो मैं मिशन में लगा दूं। आप लोगों ने जब जी। काम किया तो आप लोगों ने जैसे बताया, पत्रिका के बारे में बताया कि आप लोगों ने खुद जी सर। मेहनत करके चंदा इकट्ठा किया और उस पत्रिका को चलाया। जी। तो ये दो चीजें हैं कि उस समय साधन संपन्न नहीं थे तो काम कर रहे थे। आज जब साधन संपन्न हो गए तो कोई मिलके काम ही नहीं कर रहा। आज ये सोच रहे हैं कि मूवमेंट में तो ये सोचते हैं कि मैं अगर इतना लगाऊं तो मुझे इतना कैसे मिलेगा। जी। मेरे साथ भी कुछ लोगों की बात हुई, मुझे ये उम्मीद रही कि जी। भैया वो मिशन की तरह से मेरा साथ देंगे, लेकिन वो सोचते हैं जी। हम इतना लगाएंगे तो इतना कहाँ से मिलेगा। तो ये दोनों हाँ जी। समयों के बीच में क्या जी। आपको लगता है, और आज युवा पीढ़ी तो बिल्कुल भी आगे नहीं आ रही है, जबकि आपके हिसाब से आज हालत बुरी है, उस समय हालत सही हाँ थी, जी। नौकरियां मिल रही थी। आज हालत और बुरी होने पे भी, बेशक साधन संपन्न होने पे भी, क्यों लोग जो है ना मिशन में नहीं आ रहे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर जी, एक तो ये बात है कि जो आदमी समाज में जो काम करने वाले हैं, जो समाज में घूमने फिरने वाले जो लोग हैं, जो मोटिवेशन करने वाले जो लोग हैं, वो कम हो गए हैं। दूसरी बात ये हुई है सर कि जो लोग उस समय मिशन में लगे हुए थे, तो हम उस मिशन की वजह से लीडरशिप आगे बढ़ी, और उसका जो है एक विशेष नाम मायावती का मानता हूं मैं आगे बढ़ने में। लेकिन वैसे तो मैं ये कहूंगा कि आज तक की जितनी भी लीडरशिप है हमारी, डॉक्टर अम्बेडकर को और कांसीराम जी को छोड़ करके, वो सभी स्वार्थी निकले। और उन सब में मायावती भी एक स्वार्थी निकले। अब जो लोग पूरा त्याग करके मिशन में लगे हुए थे, या तो उनको बाहर कर दिया गया, या उनका सम्मान नहीं किया गया, या फिर वो उनको दूर करके कांसीराम की टीम बता करके उनको दूर किया गया, और अपनी टीम मायावती ने चापलूस लोगों की टीम तैयार कर ली। अब जो लोग निस्वार्थ भाव से, हजारों लोग जो काम कर रहे थे देश में, उन लोगों ने कहा, उन लोगों से लोगों को ये देखने को मिला कि ये लोग काम कर रहे थे मिशन में, ये बर्बाद हुए बैठे हैं, तो हम भी दूसरे लोग काम करके क्या करेंगे। एक ये मैं बड़ा इफेक्ट मानता हूँ कि आज जो सोशल वर्कर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट में अब बहुत सारे ऐसे वर्कर आपको मिलेंगे जो काशीराम जी से जुड़ के ना शादी की, ना अपनी नौकरी की, बल्कि कुछ लोगों ने नौकरियां भी छोड़ दी थी। और वो लोग सत्ता में, संगठन के सत्ता में आने के बाद भी बर्बाद हुए। अब बर्बाद लोगों को देखकर दूसरे जो लोग हैं,
वो इस दिशा में काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर वो जो सोशल वर्कर, उनकी इज्जत होती, उनका मान सम्मान होता, वो संगठन में आगे बढ़ते, तो दूसरे लोगों को और भी प्रेरणा मिलती उनके साथ, उनके पीछे लग के काम करने की। तो मैं एक इसमें ये मायावती की जो अनदेखी की द्वारा अनदेखी की गई है सोशल वर्करों की, चाहे उसमें वामसे की बात हो, चाहे वैसे कॉमन वर्कर हो, तो वो एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ सर। क्योंकि एक बार जो किसी भी संगठन से दूर हो जाएगा, और उसमें उससे घर में भी उसकी इज्जत नहीं रहती, और वो कमाने खाने लायक भी नहीं रहता, क्योंकि उसने कमाने वाला काम तो पहले ही बंद कर दिया था अपना। तो एक कारण ये है सर। दूसरा कारण ये है कि हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनमें भी वो जो मिशन हमारा चला था कांसीराम वाला, जो उनमें उसकी जो है कोई ज्यादा अच्छा संदेश नहीं गया, और उनका जो है किसी तरीके से भी मान सम्मान नहीं हुआ। तो वो लोग या तो उनसे दूर हट गए, और दूर हटने के बाद उन्होंने भी ये कहा कि भाई अपना काम देखो, अपना काम करो, इन लोगों के साथ घूमने का कोई फायदा नहीं है। तो वो ये बात है। दूसरी बात, हमारे जो आज के जो लोग हैं, साधन संपन्न नौकरी वाले जो लोग हैं, उनमें स्वार्थ की भावना कह सकते हैं, या फिर अपने लालच की भावना कह सकते हैं, कि चार पैसे हमारे खर्च ना हो, घर में ही खर्च हो, घर से बाहर ना खर्च हो। अब बहुत सारे जो है लोग बाहर किसी मीटिंग में नहीं जाते, किसी सामाजिक कार्य में नहीं जाते। अब सर जी, मैंने कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को सपोर्ट किया था। एक बच्चे को मैंने पढ़ाई में सपोर्ट किया था। वो आज पोल्यूशन कंट्रोल अधिकारी राजस्थान में लगा हुआ है। और उसको जो है, उसने मेरे को किसी समय में भगवान की संज्ञा दी थी, कि आप मेरे भगवान समान हो। तो वो ये था कि अब मैंने अपनी जेब से उसको कई दफा मदद की थी, जैसे अपने बच्चे की मदद करते हैं, इसी तरह किसी और हमने बच्चों की मदद की थी। तो वो आज टीचर लगे हुए हैं। और एक बार उन्होंने भी किसी ग्रुप में चर्चा हो रही थी बाबा साहब और कांसीराम जी के बारे में। तो वो कर्मचारी ग्रुप था, 250-300 आदमियों का। उसमें वो टीचर लिखता है कि बाबा साहब हमें कभी मिले नहीं, कांसीराम जी हमें कभी मिले नहीं। तो हमारे नाम के तो बाबा साहब और कांसीराम जी दयानंद मेहरा जी हैं, जो यमुनानगर में बैठे हैं। तो उनकी मैंने बहुत 2 साल कोर्स करवाया था, और उन लोगों की 8-10 लोगों की बहुत मदद की थी। तो सर, जब हम निष्पक्ष किसी के बारे में करेंगे काम कुछ, तो हमें ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारी जेब से 2,000 निकलेंगे या 10,000 निकलेंगे, या 20,000 निकलेंगे। और क्योंकि हम ये जो पैसा है अपने साथ लेके नहीं आए थे, ये पैसा है, ये नौकरियां मिली है, ये महापुरुषों ने जो हमारे लिए काम किया है, ये सब उनकी वजह से मिला है। और इसमें से अगर थोड़ा बहुत कभी कभार कहीं पे किसी बच्चे पे खर्च हो जाता है, तो उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए। बल्कि हम मैं अपनी पत्नी को ये कहता था कई, कि मेरी पत्नी कहती थी, आप क्यों चक्कर में पड़े रहते हो, क्यों किसी की मदद करते करते हो। तो मैं ये कहता था सर जी, कि बाबा साहब की वजह से हम इस लायक बने हैं। जो लोग किसी की मदद करने लायक ही नहीं होंगे, तो वो किसकी मदद करेंगे। तो सर जी, इस तरह की जो बातें है, वो अगर हमारा हर नौकरी वाला आदमी अगर विचार बना के चले, तो हमारे यंग जनरेशन को भी लाभ मिलेगा। और हम जो है मिलजुल करके कोई भी कार्य जो सामाजिक कार्य होगा, उसको भी
कर पाएंगे उसको भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस जी, तरह मैं की मैं एक राजनीति। बात और पूछना चाह रहा था। जैसे आपके जो स्टूडेंट ने ये बात बोली कि हमने डॉक्टर जी अंबेडकर सर। को नहीं देखा, हमने काशीराम जी को नहीं देखा, हमने आपको देखा, हाँ जी। जिन्होंने जी सर। शेड्यूल कास्ट के अंदर SC ST रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन करवाया, मिस्टर OP शुक्ला, जो उसके प्रैक्टिशनर है। वो भी ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने तो कहा, हमारे बाप दादों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारा क्या किया, हमारा क्या नहीं किया। ये लोग कभी हम्म। डॉक्टर अंबेडकर जी के इतिहास को तो पढ़ते ही नहीं है। हाँ जी। और ये पूरा नेगेटिव सोच जो है ना, ये हम्म। पूरी बाबा साहब के विरुद्ध जो चलती है, ये तुरंत उस सोच को अपना लेते हैं। ऐसी जी। सोच आज चल रही है, कांग्रेस का ही एक हिस्सा है जो पूरा जी। काशीराम जी को वाइट वॉश करने में लगा हुआ है कि वो गलत थे। हम्म। तो ये जो निरंतर बाबा साहेब जी पे प्रहार चलता है इस तरह का, जबकि हाँ जी। सच्चाई तो ये है, मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता देता हूँ। साइमन कमीशन, हाँ जी। जो पहली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बैठी 1930 में, साइमन कमीशन के जी। समय, उससे पहले भी एक कमीशन आया था। उस कमीशन में पूरी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट थी, उसमें SC ST OBC जी। को मिला दो तो सिर्फ एक सीट थी, वो भी नॉमिनेशन से। तो बाबा साहेब जी ने पहली हम्म। फेडरेशन में बोला कि हमें एक सीट नहीं चाहिए, हमें हमारे जनसंख्या के हिसाब से चाहिए। और खाली जनसंख्या के हिसाब से ये नहीं कि वो मिलने से काम हो जाएगा, हमें उसके अतिरिक्त भी शक्तियां चाहिए, और उन शक्तियों में हमें एग्जीक्यूटिव मतलब नौकरियों के अंदर आरक्षण चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जी। हमें वोट पाने का अधिकार चाहिए। हम अपना नॉमिनेशन जी। से मनोनीत करने पे नहीं मान सकते, वो तो कोई भी पार्टी अपना मनोनीत कर सकती है, ऐसे इंसान में शक्ति नहीं होगी यदि वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है तो हमें वोटिंग के आधार के ऊपर प्रतिनिधित्व चाहिए। तो ये तो मैंने चंद जी। उदाहरण बताए। फिर मैं एक बताता हूँ, जब डॉक्टर जी। अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया तो उसमें कहा कि आपने संविधान के अंदर नहीं डाला, आपने जी। जो बैकवर्ड क्लासेस को के बारे में नहीं डाला, और अब जी। कमीशन बिठा रहे हैं, आप दे नहीं रहे। मतलब इतने सारे जो उनके काम है जिनकी वजह से सारा रास्ता खुला कि मोदी जी। प्रधानमंत्री बन गए, शूद्र शूद्र वर्ण के आने पे, आदिवासी हम्म। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही हैं, रामनाथ कोविंद अंत्यज अछूत एक राष्ट्रपति बन जी। गए, KR नारायणन अछूत राष्ट्रपति बन गए। मतलब जिनको जी। एक नौकरी लगने के बाद भी, एक व्यक्ति थे शेड्यूल कास्ट के, उनको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया था, क्लर्क थे वो गुजरात में। जी। कुर्सी पे ना हम्म। बैठोगे या ये गांव छोड़ के जाओगे के लिए पूरा गांव आके उनको मारने के लिए खड़ा हो गया था। और फिर उन्होंने अपना तब जी। ट्रांसफर करवाया था। ये सारा इतिहास नहीं जी। पढ़ते हो, सीधा बाबा साहब जी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं लोग। ऐसे लोगों को आप क्या जी। संदेश देना चाहेंगे? मेरा लास्ट सवाल है आपसे, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप उनको एक संदेश आप बताइए। क्योंकि आप वो पीढ़ी है जो बाद में बताने वाली कोई पीढ़ी नहीं रहेगी। आपने एक और संघर्ष किया है काशीराम जी के साथ। जी सर। जी सर, ये बात ये है कि हमारे जो बाबा साहब थे वो एक देश के सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और देश के सुलझे हुए शिल्पकार और देश के सुलझे हुए सामाजिक सोच के आदमी थे। उन्होंने सभी के लिए काम काम किया। उन्होंने संविधान में एक प्रोविजन किया। संविधान में एक अधिकार दिए कि आज अब जो है आगे से रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। कोई भी आदमी जनता जिसको बनाएगी वो राजा पैदा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये सभी जातियों के लिए बात है सर जी। दूसरी बात, अधिकारों औरतों के लिए अधिकार दिलाए कि औरतों के पढ़ने लिखने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, नौकरियों में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। नौकरियां भी से आगे राजनीति में इनके लिए सभी रास्ते खुले होने चाहिए। तो सभी औरतों के सभी जाति की औरतों को और सभी जातियों के लोगों को वोट का अधिकार दिला करके सभी को बराबरी का हक दिलवाया, जिससे कि वो अपने अधिकारों के मुताबिक किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें उन्हों के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी। उन्होंने सभी के लिए काम किया। उसने जाति वाली इसमें किसी के लिए करने वाली
कोई बात नहीं थी। इन लोगों को ये नजर आता है कि जो लोग दबे पिछड़े थे, हमारे जो गुलाम थे, उनकी गुलामी में थोड़ा सा सुधार कर गए, ये बात इनको अखरती है। अदरवाइज उन्होंने सभी लोगों के विकास के लिए काम किए, और सभी जातियों के विकास के लिए काम किए, सब पूरे देश के विकास के लिए काम किए। तो ये इनको मानसिकता छोड़ देनी चाहिए ऐसी। और हमारे जो है औरतें हैं, उनको तो आज तक इन लोगों ने बाबा साहब के बारे में जानकारी ही नहीं दी। तो ये जो है हिंदू कोड बिल जो था, वो औरतों के हिंदू जो सभी और स्त्रियों के लिए उन्होंने संविधान में पारित करवाने का प्रयास किया था, और इन लोगों ने ही उनको पारित नहीं होने दिया था। और लोकसभा में जो है पारित नहीं होने दिया, तो इन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था उसके बारे में। तो इतने महान उनके विचार थे सभी जातियों के बारे में, सभी औरतों के बारे में। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि उन्होंने SC ST के लिए काम किया। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने हर जरूरतमंद के लिए, जिस आदमी को जरूरत थी, उसको सुधारने का अवसर देने का प्रयास किया। तो इसमें मैं नहीं मानता कि वो उनके बारे में कोई गलत सोच अपनानी चाहिए। वो तो एक जी सर। ऐसे, जी सर, जी सर। तो ऐसे तो विशेष हाँ। आदमी तो सदियों में मिलते हैं जी। जी सर। तो ये मेरे साथ थे माननीय दयानंद मेहरा जी, हरियाणा के यमुनानगर से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यदि आप डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8527533051, 885118, 8527533051, 8851188170। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, जहाँ आप किताबें ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा पूजो ही नहीं, पढ़ो भी डॉक्टर अंबेडकर जी को। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी सर, धन्यवाद जी सर, आपका भी।